क्या कहीं पर भी आप में से किसी को लगा था कि ऐसा नतीजा आएगा कि 50 के अंदर महाविकास आघाड़ी सिमट जाएगी और केवल 17 सीटें लोकसभा में 48 में से जीतने वाली बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी इतनी सीटें जीत पाएंगी, इतने आगे बढ़ जाएंगी? हमने एक एक नाम पर हमने टिक मार्क किया कि कौन सा कैसे हो सकता है रिजल्ट। तो हमें लगता था कि कुछ ना कुछ हो। 157 157 तो हमारे आ ही जाएंगे, उसके आगे क्या होगा? उसके 57 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सरकार आ जाएगा, इसकी पूरी हमें विश्वास निर्माण हुआ। लोगों के मन में तो ईवीएम के बारे में भी बहुत सारी शंकाएं आज है। राहुल जी ने उस पर तो बात ही नहीं की, बाकी सारी इसमें भी बात की है। बीजेपी ने वोटर्स बढ़ाने की पूरी कोशिश की है, पर वो वोटर बढ़ाने में जितना अडल्ट पॉपुलेशन है उसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा वहाँ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऐसा कैसा हो सकता है? एक हॉस्टल का जो कैंपस है जहाँ वो स्ट्रेंथ भी हॉस्टल की इतनी नहीं, वहाँ 7000 वोट्स वो कैंपस में दिखाई दिए हैं। उनके पास निवडणूक कमीशन के आइडेंटिटी कार्ड थे और वो दिखाते थे कि ये आज मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, और बाद में तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिख रहे, वोटर नहीं दिख रहे। ऐसा सारा स्थिति तो आज भी है। पूरा ये मैच फिक्सिंग है, पूरी तैयारी करके पूरा एक कॉन्स्पिरेसी जैसा है और ये कॉन्स्पिरेसी की गई है और जीतने के लिए भी कुछ भी करेंगे। ये जो नारा है उनका, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, इसके मुताबिक उन्होंने ये काम किया है, ये तो सच ही है। हमें तो चाहिए था कि वीवीपैट का स्लिप होगा वो हम काउंट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बोला आपके बूथ के जो मशीन है वो हम आपके आगे जीरो करके रखेंगे, आप वो बटन दबा दो और देखो नंबर ठीक से आता है या नहीं। फिर भी जो रिजल्ट आए हैं और उसमें जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का है 149 में 132 सीट्स उनके चुन के आए हैं। ये स्ट्राइक रेट तो कभी हिस्ट्री में क्या नहीं है, इतना सारा स्ट्राइक रेट उनका है। बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला निवडणूक कमीशन, ऐसा ही इसका अभी स्थिति हो गई है। आइए आज एक सबूत आपको दिखाते हैं। Not to speak with anyone, and if you speak, tell them you are 18+, you have voting rights according to the Constitution of India. दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, 2 दिन पहले जो नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा है राहुल गांधी, उनकी ओर से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक लेख लिखा गया और उस लेख को न जाने कितने सारे भाषाओं में अलग अलग अखबारों के जरिए सामने लाया गया। और मानो इस लेख के सामने आने के बाद से एक बार फिर से चुनाव आयोग और साथ ही साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कटघरे में आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में जहां महाराष्ट्र में 48 में से 31 सीटों पर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीत रही थी, चुनाव जीत गई थी और एक पूरा जो माहौल था वो विपक्ष के पक्ष में था, तो अचानक से 5 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि ये 3 पार्टियां मिलकर 50 सीटों के अंदर सिमट गई? इस सवाल को हम लगातार उठाते रहे हैं और अब राहुल गांधी ने, ऐसा लगता है कि कई महीनों के रिसर्च को करते हुए इस खबर को उठाया है, इस सवाल को उठाया है, इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं गटघरे में लाया है। दर्शकों, आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उसमें एक नतीजा ऐसा था जिसने, आप यकीन मानिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही शख्स क्यों ना हो, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का ही शख्स क्यों ना हो, हर किसी को अचंभे में डाल दिया था। और वो था संगमनेर चुनाव का नतीजा। संगमनेर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और वहाँ से जो आते हैं वो है बाला साहेब थोरात, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, ये 8 बार के विधायक हैं, 8 बार, लगभग 40 सालों से ये वहाँ से विधायक हैं। 8 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, ये मंत्री रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास रह चुका है, इसके साथ ही साथ राजस्व जो है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री है, वो ये संभाल चुके हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा होने के साथ साथ अतीत में ये महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इनके जब चुनाव के नतीजे आए थे, वो एक ऐसा नतीजा था जिसने शायद लोगों को ज़्यादा चौंका दिया था अगर तुलना की जाए महायुति के चुनाव जीतने से। तो उस सब के बाद जब अब राहुल गांधी की ओर से भी इतना बड़ा लेख लिखा गया, हमें लगा कि थोरात साहब को बिठाकर पूछना चाहिए इस पूरे चुनाव को वो कैसे देखते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, साथ ही साथ आप भी समझ सके कि महाराष्ट्र चुनाव में जो खेला है वो कैसे होता है। थोरात साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। राहुल गांधी की ओर से जिस तरह से अब ये लेख लिखा गया है,
इसे आप किस तरह से देखते हैं? आपने क्या एक्सपीरियंस खुद किया था और इस लेख को क्या आप सही मानते हैं पूरी तरीके से जिस तरह से 5-5 पॉइंट में इसे लिखा गया है? राहुल जी ने जो लिखा है वो लेख पूरा स्टडी करके लिखा है और उसमें जो 5 पॉइंट्स पर उन्होंने अपना राय बताई वो सचमुच वही है, सच है वो। और आपकी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगे कैसे जाएगा ये देश, ये डेमोक्रेसी कैसे जाएगी, इसके बारे में अभी सोचने का मजबूर कर रहे पब्लिक के लिए भी। तो हमने देखा कि हमारा जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उस टाइम तो हमारे महाविकास आघाड़ी को अच्छा मिला था, सक्सेस बहुत अच्छा था हमारा। और तो इसमें भी विधानसभा के टाइम भी बहुत अच्छा माहौल हमारा था, परसेप्शन हमारा बहुत अच्छा था। फिर भी जो रिजल्ट आए हैं और उसमें जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का है 149 में 132 सीट्स उनके चुन के आए हैं। ये स्ट्राइक रेट तो कभी हिस्ट्री में क्या नहीं है, इतना सारा स्ट्राइक रेट उनका आया है। ये सब जो है वो बहुत सारा संशयास्पद जो है स्थिति सब पब्लिक के मन में भी है। और उसका कारण जो दिया है, जो राहुल जी ने दिया है, वो तो सच है ही। लोगों के मन में तो ईवीएम के बारे में भी बहुत सारे शंकाएं आज है। राहुल जी ने उस पर तो बात ही नहीं की, बाकी सारी इसमें भी बात की है और वो बहुत सच है। उन्होंने जो स्टडी किया है वो बहुत सचमुच जो स्थिति है वो बताई है। बिल्कुल दर्शकों, ये जो थोड़ा सा आपने कहा एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यानी 2014 में जब मोदी लहर थी पूरे देश में, तब भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जब उनका पहला मुख्यमंत्री बना था तब भी वो इतने सीट नहीं जीत पाए थे जितना 2024 में जीते, जब महाराष्ट्र में बीजेपी को और साथ ही साथ महायुति को लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ। तो आखिर 5 महीने में ये बदल कैसे गया? थोड़ा सा अगर इसकी बात करें या राहुल गांधी के इस लेख की बात करें, उन्होंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। एक, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से अपॉइंटमेंट होती है उसकी बात की है। दूसरा, उन्होंने फेक वेटर्स का मुद्दा उठाया है। तीसरा, उन्होंने वोटर टर्नआउट का मुद्दा उठाया है। चौथा, बोगस वोटिंग की बात की है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इसकी ज़रूरत है। और पांचवा, जिस तरह से एविडेंस को छुपाया गया है उसकी बात की है। एक एक करके हम इस मुद्दे पर आते हैं। पहले हम बात करते हैं फेक वोटर्स के मुद्दे पर। आप जिस जिले से आते हैं, आप इस जैसे कि मैंने बताया, आप 8 बार विधायक रह चुके हैं। आप मंत्री पद है उसे बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग जगहों पर संभाल चुके हैं। आपके जो एक्सपीरियंस है उसमें ये फेक वोटर्स क्या इस चुनाव में देखने मिला था? नहीं, अभी जो प्रूफ आगे आए हैं और जो नंबर आगे आए हैं कि इतना सारा वोट्स बढ़ा कैसा। बीजेपी ने वोटर्स बढ़ाने की पूरी कोशिश की है, पर वो वोटर बढ़ाने में जितना अडल्ट पॉपुलेशन है उसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा वहाँ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राहुल जी का कि आपका अडल्ट वोट है, जो वोटर्स लिस्ट है, उससे भी ज़्यादा वोटिंग हुई कैसी? और कुछ आखिर के घंटे में इतना सारा वोट 76 लाख वोट्स आखिर के कुछ घंटे में बढ़ गया। ये कैसा हो सकता है? ये तो बहुत सारा है कि जो संभ्रम पूरे जनता के मन में भी निर्माण हुआ है। ये स्थिति है। हमारे यहाँ भी, मेरे अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्टल का जो कैंपस है, जहाँ वो स्ट्रेंथ भी हॉस्टल की इतनी नहीं, वहाँ 7000 वोट्स वो कैंपस में दिखाई दिए हैं। उनके पास निवडणूक कमीशन के आइडेंटिटी कार्ड थे और वो दिखाते थे कि ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। और बाद में तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिख रहे, वोटर नहीं दिख रहे। ऐसा सारा स्थिति तो आज भी है। और ये यहाँ हुआ ऐसा नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कुछ किया है उन्होंने कि वोटर्स बढ़ाए हैं, बोगस वोटिंग किया है। इसके बारे में हमारी सबके राय है कि ये हुआ है और इसका जो जवाब है वो इलेक्शन कमीशन ने देना चाहिए। एक हॉस्टल से अचानक से 7000 वोटर्स बढ़ जाते हैं और ये देखिए आप, ये वोटर्स लोकसभा के बाद अचानक से बढ़ जाते हैं। और जिस तरह से इस पूरे लेख में भी कहा गया है कि लोकसभा में या 2019 से 2024 लोकसभा के बीच में जितने वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ने ऐड नहीं किया, उस लिस्ट में अचानक से 5 महीने में इतने वोटर्स ऐड हो जाते हैं। ये इसे लेकर दर्शकों कई सारे प्रूफ बार बार सामने आए हैं। और जिस हॉस्टल का जिक्र हुआ है वहाँ से एक ऑडियो भी सामने आया है। और हुआ ये क्योंकि अचानक से एक हॉस्टल से 7000 वोटर्स अचानक से बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है इसका जिक्र किया गया। और ये जो पूरा मुद्दा था, ये राहुल गांधी की ओर से
लोकसभा के सदन में भी उठाया, उन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद आइए आज एक सबूत आपको दिखाते हैं। उस जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स थे और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उनका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक मैसेज दिया गया प्रिंसिपल की ओर से स्टूडेंट्स की तरफ। सुनिए वो मैसेज किस तरह से है, आपको समझ में आ जाएगा खेला कैसे होता है, क्या कुछ हो रहा है। इस संदेश को आप सुनिए। All the GS and student in charges, please inform all the students of your college that there are chances of news reporters to meet our students inside or outside of the campus related to voting that has been done for the recent MLA elections. You just have to tell that you are 18 plus and you have voter right to vote, and if they have any queries they can ask the Tahsildar who has issued the voter card. That's it, nothing else. Try to avoid interaction with them because they may ask you questions in any different way and may portray you or may trap you in your words. So not to answer, not to entertain, not to speak with anyone, and if you speak, tell them you are 18 plus, you have voting rights according to the Constitution of India. That has been also been told by the Election Commission. So kindly do not disturb us. If you want, you can talk with Tahsildar who has issued the voter ID. That's it. थोड़ा सा जैसे कि हमने सुना और कहा भी जा रहा है कि आप कोई जवाब मत दीजिए, आप बताइए कि 18 साल के ऊपर के आप हैं, बाकी जो होगा वो अधिकारियों से इनको पूछने को कीजिए। इस तरह का एक्सपीरियंस अलग अलग जगहों पर रहा है। तो इससे क्या एक मैच फिक्सिंग के तौर पर समझें? नहीं, पूरा ये मैच फिक्सिंग है, पूरी तैयारी करके पूरा ये कॉन्स्पिरेसी जैसा है और ये कॉन्स्पिरेसी की गई है और जीतने के लिए भी कुछ भी करेंगे। ये जो नारा है उनका, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, इसके मुताबिक उन्होंने ये काम किया है, ये तो सच ही है। बोगस वोटिंग की बात करते हैं, खास तौर पर हुआ ये कि आखिरी 1 घंटे में अचानक से देखा गया कि बहुत जगहों पर बहुत सारे वोट्स बढ़ गए। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस पूरे मुद्दे में? मैं तो महाराष्ट्र में भी पूरा रिजल्ट देख रहा था क्योंकि वोटिंग हो रही थी, वही भी देख रहा था। तो वहाँ कुछ आखिर के घंटे में सब बढ़ गया। अब हमें 5 बजे जो बताया गया कि इतना वोटिंग हुआ है और आखिर में जो नंबर आ गया, परसेंटेज आ गया, वो तो बहुत बढ़ गया था। तो इतना सारा 5 बजे जो वोटिंग की नंबर आया था उसके मुताबिक वो बढ़ना चाहिए था, वैसा होता नहीं। अगर 2 घंटे में 3 घंटे में इतना वोट कैसा बढ़ सकता है? अगर 1 मिनट एक वोटर के लिए लगता है तो इतने सारे वोट करने के लिए 10 घंटे चाहिए, ऐसा तो नहीं दिखता। तो ये तो सब कुछ है, वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन इसमें मुझे भी लगता है। और चुनाव आयोग को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या वो जवाब चुनाव आयोग अभी तो इंडिपेंडेंट चाहिए, वो तो संस्था ऐसी है, इंस्टीट्यूट ऐसी है कि इंडिपेंडेंट चाहिए। आप नहीं मानते अभी इंडिपेंडेंट है? देश के लिए वो इंस्टीट्यूट है, वो इंडिपेंडेंट चाहिए, लेकिन आज तो स्थिति वैसी नहीं है। अगर गवर्नमेंट जो होगा वो उस पे तो 2 तो उनके ही प्रतिनिधि है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते थे उनको वहां से निकाल दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। जो इंडिपेंडेंट उनका ही चाहिए, वो तो अभी रहा नहीं, ये सच है। ये पूरा बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला निवडणूक कमीशन, ऐसा ही इसका अभी स्थिति हो गई है। बीजेपी के लिए काम करने वाला इलेक्शन कमीशन आपने कहा। एक और जो राहुल गांधी ने बात कही, 5वीं स्टेप थी, वो था हाइड द एविडेंस। यानी जब सबूत मांगे जाए, जब बात की जाए कि अरे सबूत दो, इतने लोग जीत कर कैसे आए हैं, या ईवीएम की बात करते हैं, वीवीपैट की बात करते हैं, उसे लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कई जगहों पर सीसीटीवी मांगे गए, कई सारे अलग अलग सबूत और एविडेंस मांगे गए जो नहीं दिया गया। इस पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने भी कुछ सबूत मांगे थे, कुछ कागज हमने भी मांगे थे। ऐसा कि उसमें तो हाई कोर्ट ने बताया था, निकाल दिया था उन्होंने भी, कि आप जो चाहिए वो देना चाहिए नागरिक को, अगर उम्मीदवार को चाहिए तो उम्मीदवार को देना चाहिए। ये तो हाई कोर्ट का डिसीजन था। तो उसमें गवर्नमेंट ने चेंज किया और देने के लिए उन्होंने बंदी कर दी। मैंने भी कुछ मांगे थे, कभी मिले नहीं। वो C-17 फॉर्म्स मिले, बहुत लोगों को नहीं मिल रहे थे। हाँ नहीं, जो कागज मैंने मांगे थे वो तो मिले नहीं मुझे। और दूसरा ऐसा है कि मैंने चेकिंग के लिए भी कुछ बूथ के बूथ डाले थे, 14 बूथ थे कि जिसके लिए पैसे भी मैंने वहाँ दिए थे। लेकिन वो
वो बोलने हमें तो चाहिए था कि वीवीपैट का स्लिप होगा वो हम काउंट करेंगे। करेक्ट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बोला आपके बूथ के जो मशीन है वो हम आपके आगे जीरो करके रखेंगे, आप वो बटन दबा दो और देखो नंबर ठीक से आता है या नहीं। अच्छा, यानी जो वोट हुआ है या वो वीवीपैट आपको नहीं दिखाया गया, उसको जीरो किया गया और कहा गया कि एक रैंडम आप 50-100 ऐसा करने के बाद उसमें तो कोई प्रॉब्लम ये रहा नहीं वो किस लिए हम भी किस लिए ये करने का, इसमें तो कोई हमें कुछ फायदा हुआ नहीं है कि हमें जो चाहिए था सच क्या है वो तो हमें मिलने वाला नहीं था, इसलिए हमने तो छोड़ दिया। लेकिन उसमें वीवीपैट की स्लिप हमें चाहिए थी और वो हमें काउंट करनी थी, लेकिन उन्होंने दिए नहीं। ये महत्वपूर्ण है दर्शकों। देखिए, होता है आप वोट करते हैं और आपको वीवीपैट पर वो स्लिप दिखाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने इस पर लगातार बातचीत की है। फिर वो जो स्लिप होता है, इनका ये मानना था कि आप उस वीवीपैट के स्लिप्स को काउंट करने दीजिए और हम टैली कर देखते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से किया ये गया कि उस पूरे मशीन को जीरो करके लाया गया और कहा कि आप 100 वोट कर लीजिए अलग अलग नंबर पर और देखिए कि वो वोट सही जगह पर जा रहा है या नहीं। लेकिन वो तो मांग थी ही नहीं ना, मांग तो ये थी कि जो वोट हुए हैं उसे काउंट करना था। तो अगर आप ये करने नहीं देंगे तो क्या आप एविडेंस को नहीं हटा रहे हैं? आप देखिए अब तक हम लोग ने क्या क्या बात की। एक हॉस्टल में अचानक से 7,000 से ज़्यादा वोटर्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद आखिरी के कुछ घंटे में अचानक से वोट्स जो हैं वो इतने बढ़ जाते हैं जो उसके पिछले कुछ घंटे में जितने बढ़ने चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चुनाव आयोग से जिस तरह से एविडेंस मांगा जाता है उस तरह का एविडेंस वो देने में असफल रहते हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर इस तरह के तमाम सबूत मौजूद हैं। एक सबूत आज हमने आपको बताया है। थोड़ा सा एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाला था। जितने महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता थे, आप हर एक मीटिंग में मौजूद थे। क्या कहीं पर भी आप में से किसी को लगा था कि ऐसा नतीजा आएगा कि 50 के अंदर महाविकास आघाड़ी सिमट जाएगी और केवल 17 सीटें लोकसभा में 48 में से जीतने वाली बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी इतनी सीटें जीत पाएंगी, इतने आगे बढ़ जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो 20 तारीख को हमारा वोटिंग हुआ, 21 और 22 तारीख को हम बैठे थे, पवार साहब के साथ बैठा था मैं, उद्धव जी के साथ भी बैठा था। हमने एक एक नाम पर हमने टिक मार्क किया कि कौन सा कैसे हो सकता है रिजल्ट। तो हमें लगता था कि कुछ ना कुछ हो। 157 157 तो हमारे आ ही जाएंगे, उसके आगे क्या होगा? उसके 57 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सरकार आ जाएगा, इसकी पूरी हमें विश्वास निर्माण हुआ था। लेकिन रिजल्ट तो अलग आ गए। और इसमें देखा यह भी गया कि जो नए वोटर्स बढ़े हैं, जो राहुल गांधी ने लिखा भी है, अचानक से वहीं पर बढ़े हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होता है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक जगह पर जो वोटर्स बढ़े हैं जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया है, कामठी सीट का उन्होंने जिक्र किया है, जहां पर उन्होंने बताया अचानक से 56,000 वोट्स बढ़ जाते हैं, जिसमें 35,000 नए वोट्स आते हैं और सभी के सभी ऑलमोस्ट जो वोटर्स नए आते हैं वो बीजेपी को जाते हैं। इस तरह की परिस्थिति और जगह पे हुई। और एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, वो स्ट्रेटेजी उनकी थी, उन्होंने वोट्स बढ़ाए, कैसे बढ़ाए और उससे वोटिंग बीजेपी को गया, ये तो दिखता है। और पूरे सब तरफ जहां बीजेपी का विनिंग नहीं था वहाँ तो उन्होंने ये किया है। जहाँ डिफीट होने वाला है वहाँ पूरी कोशिश की कि क्या करना चाहिए और उन्होंने किया है। तो देखिए दर्शक, और इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि कुछ जगहों पर, जिसमें संगमनेर भी शामिल है, टारगेट किया गया उन तमाम प्रमुख नेताओं को जो महाराष्ट्र के राजनीति में हावी थे, जो एक अहम भूमिका निभाते थे, और टारगेट कर करके ये इंश्योर किया गया कि उन जगहों पर वो चुनाव हार जाएं? क्या ये जो एक थियरी है, इससे आप मानते हैं कि ऐसा किया गया होगा? नहीं है, वो तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में करेंगे भी टारगेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनैतिकता से नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको टारगेट करना है, ज़्यादा सभा ले लो, ये करो, भाषण करो, हमारा काम कुछ कम पड़ता होगा तो वो बोलो, लोगों को साथ में ले लो आपके। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे कुछ करेंगे कि जो अनइथिकल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अनहेल्दी कंपटीशन हो गई है। सही बात है। ये आपके लोकशाही के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा हो गया। और आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी की ओर से ये लेख आया, उसके बाद हमने देखा जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस, हर कोई कहीं ना कहीं अब लेख लिखकर राहुल गांधी के हर एक चीज़ को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसे आप लोग किस तरह से देखते हैं? मैंने वो लेख में कुछ लेख देखे हैं, मैंने पढ़े, उसमें जवाब नहीं दे रहे वो।
वो लोगों की जो है उसमें कुछ दिशा भूल करने का कोशिश वो कर रहे हैं, और इनके जवाब देने की क्या जरूरत है? निवडणूक आयोग ने जवाब देना चाहिए। निवडणूक आयोग तो चुप बैठा है, कुछ ना कुछ एक सेंटेंस में जवाब देता है, और ये जवाब देने लगे तो उनको मालूम है कि परसेप्शन बीजेपी का खराब हो रहा है, लोगों में कुछ संभ्रम हो रहा है पूरे देश में। इसलिए उनका कोशिश चल रही है कि किस तरह से हम जो डैमेज है वो डैमेज कंट्रोल कैसा करने का, इसकी कोशिश है। इसमें तो राहुल जी पूरे सक्सेस हुए कि पूरे स्टडी करके ही उन्होंने ये लेख लिखा है, ये तो सच है। बिल्कुल, यानी सवाल पूछे चुनाव आयोग से, जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। सर, अब इसके आगे महाराष्ट्र में क्या स्ट्रैटेजी होगी? इतना बड़ा राज्य, एक ताकतवर राज्य, एक तरीके से विपक्ष को 50 के अंदर सिमटा देना, अब ये जो पूरा मुद्दा है ये बड़ा बना हुआ है। क्या इसके जरिए राहुल गांधी की कोशिश है कि आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो मुंबई में बीएमसी के चुनाव हो, बिहार में चुनाव हो, उससे पहले ये जो पूरा फ्लोटिंग वोटर्स, अचानक से वोटर्स की लिस्ट बढ़ जाना, अचानक से लोगों को हटा देना, अचानक से आखिरी घंटे में वोटिंग बढ़ा देना, एविडेंस नहीं देना, ये खेल क्या और भी जगह पर होगा? ये आप डेमोक्रेसी के लिए इसे किस तरह से? नहीं, डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक ही है ये, सचमुच हानिकारक है। आगे डेमोक्रेसी का क्या होगा ऐसे लगने लगा है लोगों को भी, ये तो सच है। अभी इसमें तो हमें न्याय मांगना है, लोगों के साथ में लेके, लोगों को साथ में लेके हमें आगे जाना चाहिए, और लोगों में ये दिखाना चाहिए कि ये कैसे तरीके से बर्ताव इनका है पॉलिटिक्स लिए, सत्ता के लिए क्या करते हैं, और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है वो पार्टी, इसका मतलब बीजेपी पार्टी, ऐसा जो है आज हुआ, इसके बारे में हमें ज़्यादा लोगों में जाके लोकमत बनाना चाहिए, ये सच है। बिल्कुल, थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की हमारे साथ। दर्शकों, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप बाला साहेब थोरात को जानते हैं, और आपको पता है कि वो जब कहते हैं किसी चीज़ उसमें कितना वजन होता है। और अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हैं तो मैं आपको बता दूं, बाला साहेब थोरात एक ऐसे नेताओं में से आते हैं जो आप कभी कंट्रोवर्सी के बीच में नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी ओर से जब ऐसे कुछ बयान सामने आते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाता है, भले ही विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और क्यों ना हो। ऐसे में आज जितनी बातें इनकी ओर से कही गई, इनके आसपास के क्षेत्र की बातें कही गई, और जिस तरह से राहुल गांधी का ये पूरा लेख आया है, ये दर्शाता है महाराष्ट्र में जो खेला है वो कितना बड़ा हुआ है। और जो अंत में इन्होंने कहा, इसका डेमोक्रेसी पर, इसका हमारे देश के लोकतंत्र पर और हमारे भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए मुझे लगा ये इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और आपने इन तमाम जानकारियों को हमारे सामने लाया। दर्शकों, आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह के सबूत यहाँ पर पेश किए गए, जिस तरह से हमने बातचीत की, उसे आप किस तरह से देखते हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये खेल किस तरह से होता है। और ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं कह रहा है, एक ऐसा शख्स कह रहा है जो 8 बार विधायक रह चुके हैं और बड़े बड़े मंत्री पद महाराष्ट्र में संभाल चुके हैं। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।